COS का अकाउंट हम बनाएंगे तो फिनिश गुड्स लिखेगा 97,730 लिखेगा। इसके अलावा जो एडमिन ओवरहेड है जनरल वाला वो भी आएगा और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आएगा। तो एडमिन जनरल वाला कितना था, ये 14,800 लिखे हो। चेक करो कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन है जनरल 14,800 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो एब्जॉर्ब होगा 82,000। ठीक, और कुछ इसके अलावा नहीं है। देखो और कुछ बचा क्या इसके अलावा, तीन चीजें आई है 977,300 14,800 82,000 यही है ना। हाँ, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 10,74,100 इस साइड आया है, तो वो कहाँ जाएगा, बाय कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। इतना सबका ठीक है? ठीक। और फिर मैं जब कॉस्टिंग पीएल बनाऊंगा उसमें डेबिट साइड लिखूंगा सबसे पहले टू कॉस्ट ऑफ सेल 10,74,100। ठीक, और यहाँ पे क्या आता है बताओ, चलो भाई क्या आता क्या है यहाँ पे, नॉर्मल CLC आता है ब्रैकेट में सेल। तो कितने का आपने सेल किया है, 14,43,000। अब एक बार आप लोग भी देखो, मैं भी देखूं, कुछ और आएगा नहीं आएगा, नहीं तो यही नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और कुछ कॉस्टिंग पीएल का लायक अंडरओवर तो हम दिखाएंगे नहीं, है ना। देखो हाँ, पलाश पूछ रहा था कॉस्टिंग पीएल में आता क्या क्या, यही बात है बस। कॉस्ट ऑफ सेल आता है, सेल आता है जिसको हम CLC लिखेंगे, CLC के डेबिट में और यहाँ पे, और इसके अलावा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता है। अंडर एब्जॉर्प्शन में तो डेबिट साइड, ओवर एब्जॉर्प्शन में तो क्रेडिट साइड, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता। नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। कौन सा सेल, कॉस्टिंग पेमेंट, हाँ गायब। हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट लिखना है इसको, तो प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा है और नेट प्रॉफिट को दिखाओगे ना, नेट प्रॉफिट भी तो जाएगा। रुको रुको, जाना तो नहीं चाहिए ऐसा, तो CMA वाले करते हैं। रुको रुको, तो इसको मैं कैसे देखूं, ओल्ड स्कैनर है नहीं, हाँ गड़बड़। नॉन इंटीग्रेटेड का एक ही क्वेश्चन है, स्कैनर देखेंगे पर स्कैनर में लाया नहीं, तो चलो इसको देखेंगे। इसका स्टार बना दो कहीं बुक है तो, इसको मैं स्कैनर में देखूंगा। देखो अगर आप CLC नहीं लिखोगे ना, सुनो ध्यान से, अगर आप इसको CLC नहीं लिखते हो, टू नेट प्रॉफिट लिख के छोड़ देते हो, तो CLC का अमाउंट डिफरेंस हो जाएगा, CLC का जो बैलेंस आएगा वो अलग आएगा, उसको आप लिखना ट्रायल बैलेंस में। और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा आप लोगों को टू नेट प्रॉफिट वो भी तो आएगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड, तो वो टैली हो जाएगा। CLC नहीं होगा, हाँ ठीक है, उसको मैं बोर्ड स्कैनर में क्या करके देखिए, क्योंकि मॉड्यूल में इसका एक ही क्वेश्चन है, सजेस्टेड आंसर मैं स्कैनर देख के बताता हूँ। नेट प्रॉफिट होना चाहिए इसमें, टू नेट प्रॉफिट करके उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। अब इसको मैं देखता हूँ एक बार, ये जो अपना सेल्स करके बस 40,43 लिखा है, हाँ उसको अपन किसमें ले जाते हैं, ये है आपका सेल की एंट्री क्या होती है बताओ, जनरल बताओ सेल की। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश बैंक की जगह हम यहाँ क्या यूज करते हैं, CLC, ठीक है। और सेल क्रेडिट होता है, ठीक है, जो कि आगे जाकर फाइनल अकाउंट्स में हम कहाँ दिखाते हैं उसको, कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, 11th क्लास की ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट होता होगा, है ना। तो हम तो यहाँ ट्रेडिंग बनाते नहीं है, हम कॉस्टिंग पीएल बनाते हैं, वो क्रेडिट होगा, तो इसलिए CLC के डेबिट में जाएगा टू कॉस्टिंग पीएल, और कॉस्टिंग पीएल के देखो क्रेडिट में है बाय CLC, सेल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल आप लोग ने निकाला है, प्रॉफिट को कैसे करना है वो मैं एक बार देख के बताता हूँ, आंसर जैसे मॉड्यूल में एक ही है, पहले तो नेट प्रॉफिट करता था, अभी चेंज किया होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट लिखेगा ये बंदा तभी तो उसको रिकंसिलेशन करेगा आगे जाके, नहीं है सब इंटीग्रेटेड है, इसलिए अभी वही चालू करेंगे हम लोग। नॉन इंटीग्रेटेड का दो ही इलस्ट्रेशन है बस, और कुछ नहीं है। अभी खाली छोड़ दो, मैं शाम को ही मैसेज करके बता दूंगा एक बार देख के, ठीक। तो देखो टैली होगा, अगर बताओ ना नेट प्रॉफिट भी लिखोगे ना टैली होगा, CLC का अमाउंट डिफरेंस आएगा, इतने से CLC का अमाउंट कम ज्यादा दिखेगा, वो आप दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट लिखोगे, नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पे दिखाना, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो ये टैली हो जाएगा, इतनी अमाउंट से होगा, अमाउंट यही होगा 328,950 टोटल, है ना। लेकिन सीएलसी का अलग दिखेगा और नेट प्रॉफिट अलग दिखेगा। अब वो सीएलसी डाल देगा, उसको मैं कंफर्म करता हूँ एक बार, ठीक। और कुछ इसके अलावा आए इंटीग्रेटेड में, सर मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, हाँ उसमें 50 to 900 वाली एंट्री बताओ। 50 to 900 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा एडमिन बोले, हाँ हाँ प्रोडक्शन एलोकेटेड टू, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है। अगर एडमिन ओवरहेड है, दो टाइप का होता है, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक होता है जनरल वाला। तो फ्लो चार्ट हमने सीखा है, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो कहाँ जाके ट्रांसफर होता है आगे। प्रोडक्शन ओवरहेड मिल जाता है। नहीं, अगर एडमिन ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो उसको हम कहाँ जाकर आगे ट्रांसफर करते हैं, किसमें आगे शो करते हैं, फिनिश गुड्स में करते हैं। तो एंट्री हम करेंगे, फ्लो चार्ट देखना अच्छे से, याद करना उसको, फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये होगी एंट्री। तो फिनिश गुड्स के डेबिट में दिखेगा, एडमिन ओवरहेड के क्रेडिट में दिखेगा। और जो उसके अलावा है जनरल वाला, वो कहाँ जाता है, अगर एडमिन ओवरहेड दूसरा होता है, जनरल वाला वो कहाँ जाएगा, सीओएस में जाता है, सीओएस अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड, ऐसा होगा। तो अगेन सीओएस के डेबिट में एडमिन ओवरहेड, सीओपी का अकाउंट ओपन करते तो ऊपर वाले सीओपी में चले, 1 मिनट ना देखो। हाँ लेकिन प्रैक्टिकली सीओपी बनता ही नहीं है, ऐसा है। फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स करके सीओपी में ही करते हैं ना अपन, फिनिश गुड्स सीओपी आ गया, उसी में प्लस माइनस करते हैं फिनिश गुड्स को। चलो चालू करें इंटीग्रेटेड। देखो आप लोग जानते हो क्या होता है इंटीग्रेटेड, क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, क्या होता है। फाइनेंस और हाँ, और कॉस्ट जो पढ़ रहे हो, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को आप मिलाकर दिखाते हो। इसके फायदे क्या क्या होंगे, क्योंकि मैं पूछेगा एडवांटेजेस क्या क्या होगा बताओ, मैं दोनों को साथ में मिला के दिखा रहा हूँ। हाँ मतलब पैसा बचेगा, इकोनॉमिकल मतलब पैसा बचेगा, बाकी लोग जान लो। और क्या बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। और बताओ, हाँ आपको एंट्री जब चालू होगा तो समझ आएगा। देखो एडवांटेजेस, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, किसी दो चीजों का मिसमैच हो गया तो उसको मैच करके दिखाओ, तो रीजन बताओ क्यों मिसमैच हो गया, तो वो करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एक ही प्रॉफिट दिखेगा। मतलब आपने कंबाइन किया ना, फाइनेंशियल और कॉस्ट को एक ही में बनाया हो तो एक ही प्रॉफिट है देखो आपके पास, इससे रिकंसाइल करूं मैं, चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक। नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन, लेस एफर्ट्स, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिकल, वही सब है, टाइम पास, ठीक है। मेहनत कम, टाइम कम, पैसा भी कम, और रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चलो मैं लिख के बताता हूँ सारी एंट्री, जैसे हमने फ्लो चार्ट बनाया था, इसमें फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगा, सीधा आपसे पूछूंगा कि क्या होगा बताओ। तो मैं ऐसे एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजैक्शन, कंसेप्ट का पार्ट है। हाँ अभी सिर्फ देखो और मुंह से बताओ। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता था वो भी बताना, जो हम 2 दिन से किए हैं अभी, और अब इंटीग्रेटेड में क्या होगा वो भी आप लोग बताओगे, ठीक। जैसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम क्या पूछे थे, परचेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये ट्रांजैक्शन है। नॉन इंटीग्रेटेड आप लोग अभी सीखे क्या होती है एंट्री, स्टोर, हाँ शॉर्ट में करेंगे, वैसे तो आपको फुल फॉर्म स्टोर लेजर कंट्रोल वो पूरा लिखना पड़ता है, सीएलसी भी फुल फॉर्म में लिखना होता है, अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, अच्छा नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, तो आप फोकस किस पे कर रहे हो,
सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पे, है ना। फाइनेंशियल तो आप 11th में करते थे। जब नॉन इंटीग्रेटेड होगा तो आप किस पे फोकस करोगे एग्जाम में बैठ के? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल का बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन अब तो इंटीग्रेटेड है, अब हम चालू करेंगे इंटीग्रेटेड, यहाँ पे दोनों का सोचना पड़ेगा, दोनों का मिला के सोचना पड़ेगा। क्या होगा गैस करो एक बार, मतलब आप समझो। रॉ मटेरियल टू सीएलसी, सीएलसी हम क्यों यूज करते थे अभी तक? कैश बैंक डेटा क्रेडिट की जगह पे सीएलसी यूज करते थे, वो वापस वैसे ही आ जाएगा। हाँ, अगर कैश परचेस है तो कैश आएगा, उधारी में है तो क्रेडिटर आएगा। जैसा नॉर्मली होता है वैसा ही होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आप नॉन इंटीग्रेटेड थे, मतलब आप फाइनेंशियल से अलग चल रहे थे, इसलिए आप सीएलसी यूज कर रहे थे। कैश बैंक डेटा क्रेडिटर की जगह पर आप अलग चल रहे हो ना उनसे, इसलिए आपने सीएलसी का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब तो वापस आप उनसे जुड़ चुके हो तो बस सीएलसी का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो आना चाहिए वही आएगा। मतलब 11th का जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, रॉ मटेरियल करेंगे स्टोर करेंगे, परचेस करेंगे, परचेस ही करेंगे ना, परचेस करो ठीक है, डेबिट टू, अगर कैश परचेस है तो कैश, क्रेडिट परचेस है तो क्रेडिटर। हाँ तो दिखाएंगे तो उसको अच्छा इसको दिखाओगे कहाँ, परचेस को कहाँ हम दिखाएंगे? स्टोर में, तो वो अब स्टोर ब्रैकेट में लिखना, वहाँ पे स्टोर ज्यादा हाँ ठीक है ना, वही हुआ डिफरेंस, सिर्फ इतना है, बाकी चीज को चेंज करना भी मत। ठीक है, देखो आपको परचेस नहीं चाहिए, ठीक है मत करो, मैंने जो अभी बोला उसी को डिटेल में समझो। बस सीएलसी की जगह पर जो आना चाहिए था वही आएगा। जहां अभी आप उसको हटाकर बोले थे नहीं नहीं तो हट, यहाँ पर सीएलसी आएगा। किसकी जगह बोल रहे थे सीएलसी आएगा? डेटा, बस बस वो सीएलसी, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं होगा। इंटीग्रेट कर दिया ना मैंने। ये स्टोर जो है, स्टोर अकाउंट आप उसमें नहीं खोलते थे, ये सिर्फ कॉस्ट में खोलते हो, कॉस्ट। हाँ, और ये फाइनेंशियल तो हो गया ना मिक्स, दोनों की चलेगी यहाँ पे, कॉस्ट की भी चले। हाँ, जो आना चाहिए वही आएगा, कैश बैंक आना चाहिए तो वही आएगा, डेटा क्रेडिट आना चाहिए तो वही आएगा, बस और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत चेंजेस देखेंगे तो हम पूरा देखते हैं, चलो डिटेल में, ऐसा मैं छुड़वाऊंगा नहीं, यहाँ पे हो गया सेम, अभी पूरा देखेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को देखेंगे। चलो रिटर्न ऑफ मटेरियल बताओ जल्दी जल्दी, हो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसकी रिवर्स होगी तो सीएलसी टू स्टोर, इसकी रिवर्स होगी तो क्रेडिटर टू स्टोर। कैश क्यों नहीं? क्योंकि जनरली जब आप क्रेडिट परचेस करते हो तभी परचेस रिटर्न कर सकते हो। कैश पर जनरली बता रहा हूँ, कैश परचेस में आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपने कैश दे दिया ना। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ, जब आप उधारी में परचेस करते हो तभी आप परचेस रिटर्न कर सकते हो। अगर कैश में परचेस कर दिया, आपने कैश दे दिया है तो आप रिटर्न नहीं करोगे, मतलब वैसा कोई पॉलिसी है ही नहीं, रिटर्न पॉलिसी नहीं रहेगा उसमें। जब क्रेडिट परचेस रहता है तो ही आप रिटर्न कर सकते हो, तो क्रेडिटर टू परचेस, क्रेडिटर टू स्टोर होगा। ठीक हाँ, क्वेश्चन चलो बताते जाता हूँ मैं। हाँ, अभी एक मजा आएगा, देखो ये बताओ मेरे को, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, ये आप लोग जानते हो, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, ठीक है, WIP टू स्टोर करते थे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको लॉजिक इंटीग्रेटेड आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। ये वाला आपका ट्रांजैक्शन था, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में, नॉन इंटीग्रेटेड में आप किसको फोकस करते हो? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग को फोकस करते हो, यहाँ पे दोनों को करते हो, तो ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे सर? कॉस्ट में आप ये वाली एंट्री पास करते हो, ठीक है, और इसी ट्रांजैक्शन का आप फाइनेंशियल में क्या एंट्री पास करते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कंबाइन करोगे तो क्या होगा? इसका यही रहेगा, मतलब दिस एंट्री प्लस जीरो, जीरो क्यों? फाइनेंशियल में इसकी एंट्री होती नहीं है ना। दिस एंट्री प्लस नील, नील करोगे प्लस करोगे तो क्या आएगा? वो का वैसे ही रहेगा, WIP टू स्टोर। समझ गया। हाँ, जो इंटरनल जितना भी ट्रांजैक्शन होगा हाँ, वो सब नील रहेगा, फाइनेंशियल में नील रहेगा, तो इंटीग्रेटेड में भी पूरा सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। जिसमें सीएलसी से कनेक्टेड, सीएलसी एक्सटर्नल में आता था, उसमें अपना चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, वो मैं कल बोला था कॉस्ट इंट्रोवर्ट है, वो अंदर का देखता है बस, तो अंदर का है एज इट इज है, बाहर का लेन देन वो नहीं करता। बाहर का लेन देन में डेटा क्रेडिटर से जो कैश का लेन देन होता है, वही तीन चीजें, उसको वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिखाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिखाता है, सीएलसी का इस्तेमाल करता है उसकी जगह पे। तो बस अभी तो बोथ है ना, तो अब दोनों है, वो क्या बोलते हैं उसको, एम्बीवर्ट है। हाँ, ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ वैभव है तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, कुणाल है तो इंट्रोवर्ट, वो एम्बीवर्ट होता है, पर्सनालिटी चेंज।
चलो समझ आया क्या करना है, कैसे कंबाइन करना है। चलो जैसे अब हाँ एक ही लेते हैं, मैं रैंडम उठा रहा हूँ कोई भी, आपको फिर नोट तो करना ही है। पेमेंट टू क्रेडिटर, अब मजा आएगा, बताओ। पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी वो है ना कॉस्ट अकाउंटिंग खाली वाला है, इसमें आप क्या एंट्री करते थे? पेमेंट टू क्रेडिटर नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट में क्या नहीं करते थे। और फाइनेंशियल में क्या करते, ये तो कॉस्ट का हो गया, कॉस्ट में कोई एंट्री नहीं। हाँ फाइनेंशियल में क्रेडिटर टू कैश बैंक, तो इसका नील प्लस उसका क्रेडिटर टू कैश बैंक क्या बन जाएगा, वही बन रहा, क्रेडिटर टू कैश बैंक ही रहेगा। इंटीग्रेटेड है ये, मतलब आप बोलोगे सर आपने तो खाली फाइनेंशियल का लिखे हो, उसको इंटीग्रेटेड बोल रहे हो, तो इसका नील है ना, मैं क्या करूँ, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? मैंने दोनों को मिला के लिखा है, मतलब ये जो एंट्री है क्रेडिटर टू कैश या बैंक, ये मैंने कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों को मिला के लिखा है। डाउट आएगा सर हम तो 11th में फाइनेंशियल में ये सीखे, आपने मिलाया क्या इसमें? मैंने ये मिलाया, नो एंट्री को मैंने मिला दिया उसमें, तो वही रहेगा ना जैसे फाइनेंशियल में होता था। समझ आ गया क्या करना है? वैसे आपका रिसिप्ट फ्रॉम डेटा वो भी लिख लेते हैं एक बार फटाफट। रिसिप्ट फ्रॉम डेटा में कॉस्ट में कोई एंट्री नहीं होती है, सीएलसी टू सीएलसी कोई एंट्री नहीं होगी उसमें, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या होगी बताओ, कैश बैंक टू डेटर, जो भी रहेगा कैश या बैंक कोई एक चीज दी होगी टू डेटर, ठीक। अब चलो कोई भी ओवरहेड, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, एडमिन ओवरहेड हो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, पेड, तो यहाँ पे क्या करते थे बताओ, एनी टाइप ऑफ ओवरहेड डेबिट टू सीएलसी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा चलो बताओ, हाँ लिखेंगे ओवरहेड ही, टू कैश, जो आना चाहिए वो आएगा। सीएलसी अपन अभी सीएलसी को मतलब क्या बोलना चाहिए, वो सीएलसी को आप रिप्लेस करके लाए थे ना, कैश बैंक की जगह रिप्लेस किए थे, अब नहीं करना है रिप्लेस, जो आना चाहिए वही आएगा, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑल्सो। तो ओवरहेड तो डेबिट होगा, देखो ओवरहेड जो है आपका कॉस्ट का पार्ट हो गया, आप फाइनेंशियल में ओवरहेड नहीं बोलते हो, कॉस्ट में कॉस्ट का हो गया ओवरहेड और फाइनेंशियल का हो गया कैश बैंक, मतलब दोनों की चीजें कंबाइन हो गई ना। वहां पे तो खर्चा डेबिट करते थे, इंडिया रेंट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, लेकिन यहाँ पे ओवरहेड डेबिट किया जाता है कॉस्ट में, और फाइनेंशियल में कैश बैंक क्रेडिट करके तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ये कॉस्ट का पार्ट है, ये फाइनेंशियल का पार्ट है, हो गया इंटीग्रेट, ठीक है। और कुछ फेमस, अच्छा एब्जॉर्प्शन वाला लेते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, तो बताओ चलो अब यहाँ तो मेरे को 3 एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, WIP, ठीक है। एडमिन ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, मान लो दोनों है, हाँ दोनों है, तो दोनों कहाँ कहाँ जाता है रिस्पेक्टिवली, एक फिनिश गुड्स में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। प्रोडक्शन वाला है तो फिनिश गुड्स में जाएगा, और जनरल वाले तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ठीक। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में, ये एंट्री जानते हो आप लोग 2 दिन से, ठीक है। जब मैं फाइनेंशियल के साथ इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन मेरे को कंबाइन करना है तो सेम हो जाएगा। फाइनेंशियल में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, उसमें नो एंट्री होती है। हाँ हटा नहीं रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। लिखोगे क्या अभी, टाइम लग जाएगा, 2 मिनट साथ में लिख रहे, लिखो जल्दी, हे भगवान मना किया ही था, टाइम वेस्ट होगा। साथ में पता नहीं चलता सर, ये तो साथ में टेबल बना लिया, रिव्यू बनाया था, देखो घर में नहीं बनाना। चलो करो जल्दी करो। सर ये तो COS टू सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ तो ये कौन सी चीज की है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्ब करने के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा ओवरहेड एब्जॉर्ब, 3 ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, एडमिन ओवरहेड यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ एब्जॉर्ब करने की है तीनों। और ये सेम की सेम एंट्री उसमें भी होती है, हाँ इंटीग्रेटेड, क्योंकि फाइनेंशियल में तो होती नहीं है, कॉस्ट में ये 3 एंट्री होती है, लेकिन फाइनेंशियल में होती ही नहीं है, तो अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये एज इट इज यहाँ पे छप जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल में नहीं होता है उसकी एंट्री एब्जॉर्ब करने की।
रियल लाइफ में ऐसे एंट्री पास होती है बिल्कुल होती है। और आपके पास चॉइस है आप कौन सा फॉलो करना चाहते हो, इसमें कोई वो नहीं है। इनकम टैक्स जैसा नहीं है कि आप WDV फॉलो कर सकते हो, SLM से किसको इलेक्ट्रिसिटी वाले को अलग होता है ना शायद। मतलब यहाँ पे पूरा आपकी चॉइस है, फिर पूरा फ्री प्ले, चाहे आप कॉस्ट ऑडिट करवाओ या ना करवाओ, सेक्शन 148। तो ये वाला आपकी मर्जी, आपको कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। लिमिट क्या है कॉस्ट ऑडिट करवाने की? सेक्शन 148 है लॉ में। हाँ, क्या लिमिट है, कब किसके ऊपर जाएगा तो करवाना पड़ेगा। पता नहीं सर, वो एक टॉपिक ही छोड़ के आया था। अरे वाह, कॉस्ट बढ़ भी गए हो, 50 करोड़ है टर्नओवर। अरे वाह, फिर तो 500 भी हो सकता है। कुछ भी मतलब है, टर्नओवर अगर 50 के ऊपर जाता है, 50 करोड़, तो कॉस्ट ऑडिट करवाना कंपलसरी है। बजेगा तो पता चलना चाहिए ना एप्पल का। फ्लेक्स करना है यहाँ पे फ्लेक्स नहीं रहा सर, नहीं रहा। हर कोई छपरी देखो आईफोन सर पहले वो भी EMI पे। फ्रूट वाला अपनी माँ को मेरे गिफ्ट को करा। घर में महंगा लगता नहीं क्या उसका तो क्या काला होते ही पेंट ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। अभी रियल में जो फ्लैक्स है ना, तो सैमसंग का फोन अल्ट्रा। अल्ट्रा वाला, हाँ ये सब है फ्लैक्स। वो दिखता भी बहुत कम है और वो मतलब उसकी स्क्रीन ऐसी चौड़ी है, हाथ में से पकड़ोगे ऐसा हाँ, नहीं इसमें होगा। ना बॉक्स हाँ। जैसा चलाती ही कहाँ से मतलब फ्लैक्स करने की चीज जो है बोल सकते हो। हाँ ट्यूब में नहीं कर सकते ना, कुछ और लेना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल जीटीएल। हाँ, और सर वो वो भी बहुत कॉमन है, सर नहीं उतना कॉमन नहीं है। बहुत ज्यादा हो गया। पढ़ाई तो समझते ये भी नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सर हाँ। RX है। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम सेवा। एकदम दिखाओ बढ़िया। इधर। अरे भाई, क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक है, धोनी के पास जाओ, क्यों? वो सिखाएगा ना बाइक का सब। अरे बोल रही हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है, अपलोड करता हूँ आज शाम तक, देखना उसको बैठ के। चलो एब्जॉर्प्शन हुआ, वेजेस पे आते हैं। चलो वेजेस तो बचा है। अगर आप वेजेस पे करोगे तो मेरे को बताओ, नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट में क्या एंट्री करते थे अभी 2 दिन से? वेजेस टू CLC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, इंटीग्रेट करना है, जो होना चाहिए वही होगा। मतलब CLC की जगह पे जो एक्चुअल में होता था बचपन से वही हो जाएगा, कैश हो जाएगा। हम कैश की जगह पर अभी तक CLC यूज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तो आप फाइनेंशियल और कॉस्ट को मिलाकर दिखाना चाहते हो, तो भाई कैश आएगा, कैश बैंक जो भी रहेगा। ठीक है, चेक से मैं वेजेस पे कर रहा हूँ, बड़ा आदमी। और क्या पूछूं फिर इसके अलावा? मेन तो यही है बस। और क्या बचा? वो छोटा छोटा वो ले लेते हैं। अच्छा बोलिए, क्या WIP2 स्टोर हो गया? ठीक। हाँ चलो, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये सब आप 1 सेकंड में बता दोगे। फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो बताओ नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता था? फिनिश्ड गुड्स टू WIP, ये कॉस्ट में होता है। ठीक है, और इसी ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल में नो एंट्री, ऐसा कुछ करते ही नहीं थे। अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो जो कॉस्ट का है वही बच जाएगा। फिनिश गुड्स टू WIP एकदम इजी, मक्खन पूरा। इसलिए देखो, नॉन इंटीग्रेटेड हमेशा पहले रिवाइज करना, जब आप खुद सेल्फ स्टडी भी करोगे नॉन इंटीग्रेटेड को पहले करना, तो इंटीग्रेटेड तो ऐसे अपने आप हो गया, क्योंकि वो कैश बैंक वाला बचपन से पढ़े हो, डेटा क्रेडिट वो आ जाएगा जो आना चाहिए। सर ये जो जैसे इंटीग्रेटेड में, हाँ। तो अभी जैसे स्टोर टू कैश था, हाँ, उसको मैं परचेज टू कैश कर दोगे तो क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में स्टोर आपको दिया गया है, जैसे अभी तक 2 आप बनाए हो तो स्टोर का तो बैलेंस दिया होता है ना, तो इंटीग्रेटेड में स्टोर ही वर्ड यूज होगा, बैलेंस दिया गया, आप देख के पहचान लोगे क्वेश्चन को।
हाँ भाई, परचेस नहीं, आपको स्टोर वर्ड यूज करना है, ठीक है। इसके बाद तो देखो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी वही है, एकदम सेम है पूरा, मैं नहीं लिखूंगा तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अंडर एब्जॉर्प्शन में बताओ, चलो कॉस्ट में क्या एंट्री करते थे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू जो भी ओवरहेड है ना। फाइनेंशियल में कोई एंट्री होती नहीं है ऐसी ओवरहेड की, ओवरहेड का नाम ही नहीं सुने थे कब से, बचपन से, तो नो एंट्री उसमें, तो सेम टू सेम यहाँ छाप दो, कॉस्टिंग P&L टू ओवरहेड। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, रिस्पेक्टिव ओवरहेड डेबिट हो जाएगा टू कॉस्टिंग P&L। फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं, तो सेम टू सेम यहाँ भी कर दो सर ओवरहेड। हाँ ये अभी अपन ये जितनी एंट्रियां लिखे हम्म, सो नॉन इंटीग्रेटेड में हाँ यहाँ पर लगभग सारी कवर हो गई ना, जो अपन आगे डायग्राम में करे थे। हाँ वही सोच में लिखते ही हूँ वही सब, जैसे स्टोर से था WIP हो गया, फिनिश, हाँ वो करो। फिनिश गुड्स के आगे कहाँ जाता है माल, हाँ क्वेश्चन में यही लिखा रहेगा, अगर COGS अगर लिखा है, अभी तक देखो COGS का इस्तेमाल आया नहीं था, अगर कभी आ गया तो पता होना चाहिए आपको। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स को सीधा COS में डाले गए थे, है ना। कहीं अगर बोल दिया गलती से कि COGS बनाओ, तब तो आपको पता होना चाहिए। हाँ तो फिनिश गुड से स्टेप बाय स्टेप, फिनिश गुड से कहाँ जाता है, COGS में जाता है, तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। फाइनेंशियल में कुछ होता नहीं है, छाप दो भाई। मतलब एक कंक्लूजन, देखो पलाश ने भी बोला ना, एक कंक्लूजन बना लो आप लोग कि जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ कॉस्ट में होते थे, तो इंटीग्रेटेड में भी वही सेम होगा, क्योंकि फाइनेंशियल में तो वो होता नहीं था, ठीक है ना। COS का करोगे तो वो होगा COS अकाउंट डेबिट टू COGS, यहाँ पर भी सेम। फिर COS से आप लोग उसको कॉस्टिंग PL में डालते हो, तो इसका कोई क्वेश्चन बोलेगा तो नहीं, ये आपको खुद से करना होता है। क्वेश्चन बोलता थोड़ी है कि COS का अमाउंट है उसको कॉस्टिंग PL में डालो, हम खुद से डालते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ COS सर मैं कुछ टू चीज़ समझ नहीं कॉस्टिंग PL। हाँ क्या बोलते जैसे अपना पेमेंट टू क्रेडिटर था, हाँ। इंटीग्रेटेड में होता है, एंटी क्रेडिटर टू कैश में, नॉन इंटीग्रेटेड में होता नहीं है, होता ही नहीं है, तो अपन उसको इधर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड मतलब नॉन इंटीग्रेटेड में जो एंट्री हो रही है हाँ हाँ, वो इंटीग्रेटेड में नहीं हो रही, तो उसको इधर ट्रांसफर कर रहे नहीं समझा नहीं समझा। हैं यार सर। पहले हाँ आपने दो चीज बोला ना, पहले एक बताओ, पहले वाले में बोल रहा हूँ, पहले आपने क्रेडिटर बोला, एंट्री बोल रहे हो हाँ। है ना, तो इधर एंट्री हो रहा है, हाँ क्योंकि आपको कंबाइन करना है इसलिए। तो इसमें नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं जैसे WIP टू स्टोर्स, हाँ। अपन इसमें भी सेम करें WIP टू स्टोर, हाँ लेकिन इसमें क्रेडिटेड टू कैशबैक है तो उधर क्योंकि आप कंबाइन कर रहे हो ना, देखो बात को समझो, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे इंटीग्रेटेड चाहिए, तो आप सिर्फ इस पर फोकस करो, इंटीग्रेटेड आएगा कैसे, कॉस्ट की एंट्री और फाइनेंशियल की एंट्री आपको मिलानी है, ठीक है। मैं जो कॉलम बनाया हूँ एक कॉस्ट का बनाया हूँ और दूसरा इंटीग्रेटेड का बनाया हूँ, फाइनेंशियल का मैं बनाया ही नहीं हूँ, वो तो आप 11 से जानते हो, बनाना भी नहीं है, कभी क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे आप अगर आपने क्रेडिटर वाले को पकड़ा, तो क्रेडिटर वाले में पेमेंट टू क्रेडिटर में इसमें नो एंट्री होती है, इसमें होती है क्रेडिटर टू कैश बैंक, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यही बच जाएगा ना, क्रेडिट, आपको जोड़ने वाला लॉजिक लगाओ, क्रेडिटर टू कैश बैंक यही बन जाएगा, ठीक है। अब जो WIP वाला आप बोल गए हो, WIP में क्या होता है, इसमें एंट्री होती है WIP टू मटेरियल स्टोर, WIP टू स्टोर इसमें होती है, लेकिन इसमें कोई एंट्री नहीं होती है। वही बोल रहा हूँ, इधर भी नो एंट्री लिख देते ना, इधर कॉपी पेस्ट हो गई। आप फाइनेंशियल का देखोगे क्या, फाइनेंशियल का आपको बनाना है कि कभी भी नहीं बनाना है, आपको दोनों को कंबाइन करना है। अब अगर यहाँ पर नो एंट्री हो गई थी तो आपको ऐसे इंडिविजुअल सोचो मत, इंडिविजुअल आप क्यों करोगे, सीधा मिलाकर देखो, जो पेमेंट टू क्रेडिटर वाला है यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे है, तो मिलाओ, मतलब वहाँ पर इन दोनों को मिलाकर सोचना है आपको, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, WIP टू स्टोर हो रहा था, यहाँ पर नो है तो मिलाकर तो वही बचेगा। आपको इस वाले कॉलम को, आप इस पे जा रहे हो, फाइनेंशियल के ऊपर जा रहे हो, वो मत जाओ, आपको इस पे रहना है, इंटीग्रेट आपको कंबाइन करने का बस सोचना है। इंटीग्रेटेड में तो एंट्री हुई, इसमें भी हुई, इसमें भी हुई, ठीक है। इंडिविजुअल में गए तो देखो इसमें नो, इसमें नो, लेकिन जब वो कंबाइन करोगे, कुछ ना कुछ तो कंबाइन करोगे ना, तो वहाँ पे एंट्री होगी ही होगी, ठीक है। अगर कॉस्ट में कोई एंट्री नहीं होती है तो जो फाइनेंशियल में है वही फाइनल आंसर इंटीग्रेटेड का, है ना। और इसका जस्ट उल्टा, फाइनेंशियल में कोई एंट्री नहीं है, कॉस्ट में है, तो वही इंटीग्रेटेड का फाइनल आंसर कंबाइन करने के बाद, ठीक ना। वेजेस पेड, ये
चलो, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल टू कॉस्टिंग पीएनएल, यहाँ पर क्या एंट्री करते हो? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीओएस, अभी सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में किए थे, ठीक है। फाइनेंशियल में इसकी क्या एंट्री होती होगी? कोई एंट्री नहीं होती है, तो जब कंबाइन करोगे तो यही आ जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है इंटीग्रेटेड अलग से पढ़ने का, सब तुरंत उसी में हो गया, ठीक। और हो भी गया, इसके अलावा मेजर ट्रांजेक्शन यही है, एक दो और छोटा छोटा दिखेगा तो क्वेश्चन में दिख जाएगा, मेन तो यही है। बिल्कुल यही सब है, खर्चा हमने पे भी कर दिया, एब्जॉर्ब भी कर दिया, मटेरियल सब ट्रांसफर हो गया, रिटर्न हो गया, कंप्लीट है, ठीक। आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 में। अच्छा, अब क्योंकि आप इंटीग्रेटेड समझ चुके हो, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें दम। क्वेश्चन ऐसा वर्ड टू वर्ड बताएगा नहीं कि दिस इज नॉन इंटीग्रेटेड, दिस इज इंटीग्रेटेड, ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं बताएगा। आइडेंटिफाई कैसे करोगे फिर? सीएलसी के दम पे। अगर सीएलसी दिया है तो हाँ, और सीएलसी नहीं है तो सीएलसी के अलावा क्या दिया होगा? वही कैश बैंक डेटा है, उसका बैलेंस दिया होगा। जैसे अभी सीएलसी का बैलेंस देता था, डेटा का बैलेंस देगा, क्रेडिटर का देगा, कैश बैंक देगा, शेयर कैपिटल देगा, लैंड बिल्डिंग का देगा, जो भी फाइनेंशियल में होता था। लैंड बिल्डिंग की भी तो एंट्री होती है फाइनेंशियल में, परचेस करोगे तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता था, ठीक है। और क्या बोला हमने? शेयर कैपिटल इशू कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या, शेयर इशू ऑफ शेयर, कितना बड़ा चैप्टर था, वो सब आपको देगा, बैलेंस शीट के आइटम देगा, तो मतलब वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड है, ठीक। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 में, एकदम क्या छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ जर्नल करना है। ये एक चीज मैंने नोटिस की है, अभी जो दो क्वेश्चन थे, मतलब स्कैनर में भी देखोगे ना, ये आप लोग भी नोटिस करोगे, दो क्वेश्चन हमने अभी कौन से बनाए थे? नॉन इंटीग्रेटेड के। उसमें आपको पूरा बनाने बोलता है, पूरा मतलब पहले जर्नल, फिर उससे लेजर, फिर उससे ट्रायल बैलेंस, टैली होना चाहिए। नॉन इंटीग्रेटेड में पूरा पूछता है, लेकिन जहां पर इंटीग्रेटेड होता है सिर्फ जर्नल करने बोलता है, और कुछ नहीं। ज्यादातर आप जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स किस्मत अच्छी हुई तो अगर इंटीग्रेटेड है तो खाली जर्नल ही बोलता है, उसके आगे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो करो जर्नल फटाफट, पेज 2 पेज में बना देना, और सुना नहीं है। कौन से साइंस? नरेशन लिखना है, बिल्कुल लिखना है। जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोल देगा विदाउट नरेशन, तब तक हमको नरेशन लिखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोला है विदाउट नरेशन, तो नहीं लिखेंगे वहाँ। तो अपन दोनों करेंगे कि सिर्फ इंटीग्रेटेड। मटेरियल टू कैश, हाँ, स्टोर टू कैश। वो रॉ मटेरियल लिखा है, लेकिन लेजर आप मटेरियल का ओपन क्यों करोगे? स्टोर का ही करोगे। जब बैलेंस देगा, बैलेंस थोड़ी दिया है, स्टोर करो। इसने भी हाँ स्टोर ही किया, देखो आंसर मटेरियल है, हमेशा स्टोर करो, और कुछ मत दिमाग लगाओ फिर। ट्रांजैक्शन देखोगे तो वही है, कुछ नया ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा इसमें आपको, एंट्री बस आपको मिलाकर सोचनी है। इंटीग्रेटेड जो ट्रांजैक्शन अभी तक थे वही करने हैं। आए क्यों नहीं थे 2 दिन? सर एक दिन तो नाटी का गया, दूसरे को आना थी स्टेशन में भीड़, बस में भीड़, और कल तो कैसे ऐसे भागते हुए जाते ना, भीड़ सब हट जाते। सर स्टेशन में इतनी भीड़ थी, ट्रेन तो और भाग के आई थी, चढ़ ही नहीं पाई। कल भी बंद है बोल रहे थे, बट मुंबई कैसे जाओगे फिर? जाना ही नहीं है, मैं यही खुश हूँ। तो बताया मेरे से पहले पूरा वेजेस पेट दिखाना पड़ेगा। हाँ पहले पेट दिखाओ, बिल्कुल। टोटल पेट कितना है अभी बता दो।
हाँ उसको फिर इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे ना। 1,20,000 ही टोटल वेजेस है। वेजेस टू कैश कर देना। हाँ तो वही पूछा मैं, वेजेस टू कैश में आप 1,20,000 दिखाओगे या 2,04,000 जोड़ के? 1,20,000 ही टोटल है, बिल्कुल सही। ठीक है, करो बाकी आगे। 1,20,000 ही आपका टोटल वेजेस है, उसका 30% इनडायरेक्ट है और 70% डायरेक्ट है। 70% निकालोगे तो वो दिया भी है 84। 1,20,000 का 70% निकालोगे 84, तो अगले पॉइंट में दिया भी है, बता भी दिया सामने से। कौन से वाले की? चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट वेजेस होगा ये। अगर बोला है चार्ज टू प्रोडक्शन, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेजेस है। कहाँ जाता है डायरेक्ट वेजेस? कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है? डायरेक्ट वेजेस। हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट शीट के हिसाब से, वो तो प्राइम कॉस्ट के भी ऊपर आता है वैसे। इसमें फ्लो चार्ट के हिसाब से कहाँ एब्जॉर्ब होता है? WIP में। घर जाके थोड़ा पढ़ो, और आखिर के आधे घंटे में क्लास में भी गायब हो जाते हो डेली। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनका तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश करना। हाँ बिल्कुल, और उसके नीचे वाला तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही लिखना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला है वही। दोनों का सेम लाइन। सेम क्यों होगा? ये इनकर्ड मतलब पेड हुआ और ये चार्ज मतलब एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होगा कहाँ? नहीं अंडर एब्जॉर्ब करोगे कहाँ पहले वो तो बताओ। WIP में। WIP टू मैन्युफैक्चरिंग, ये होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कैश, और ये होगा WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जो 30% है वो अपना फैक्ट्री ओवरहेड होगा। सर वो जो इनडायरेक्ट कवर है वो मैं बताऊं। हाँ और ये वाला WIP बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कौन सा? 30%। 30%। वेजेस आपने पे किया, क्या एंट्री पास किए? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट 1,20,000। ठीक है। अब बस क्वेश्चन आपको बताएगा कि जो 1,20,000 आपने पे तो कर दिया, उस 1,20,000 का 30% इनडायरेक्ट है। 1,20,000 का 30% कितना होगा? 36,000, वो इनडायरेक्ट है। उतना वेजेस इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट वेजेस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं? डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट है, बस उसी से याद है। फैक्ट्री ओवरहेड, तो 36,000 से आप एंट्री करना, 36,000 से फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेजेस फ्लो चार्ट के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज करना, वर्ड वो दिया हुआ है। डायरेक्ट वाले का बताएगा, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो सर आप? एक ही एंट्री तो होगा बोल रहे हो। इस वाले का बताएगा हूँ मैं। 30% इनडायरेक्ट है, वो कहाँ जाएगा वो बताया। तो ये इंटीग्रल में तो एक ही एंट्री होगा ना। एक ही क्या एंट्री वेजेस है? टू कैश। ठीक है, और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो आप उसको डालोगे नहीं, ट्रांसफर नहीं करोगे आगे। पहले वेजेस टू कैश में करना है, उसके बाद WIP और फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। बिल्कुल बिल्कुल, एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा ना। वेजेस टू कैश करोगे 1,20,000 से, आपने पे कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो आप एक ही एंट्री में उसको दोनों जगह एब्जॉर्ब करके दिखा सकते हो। मतलब मैं वेजेस को पूरा एक साथ खत्म कर देता हूँ 1,20,000 से, ये भी आप कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है, टाइम बचेगा। अब जो डायरेक्ट वेजेस है वो WIP में जाता है, और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, MOH। इनडायरेक्ट वाला इधर जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वो ओवरहेड। जो इसने लिखा है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन नीचे हाँ, मतलब वो इसी का 84 वो, हाँ बिल्कुल, आप निकाल के देखो ना। अगर 30% इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट कितना होगा? 70% होगा, है ना। तो 1,20,000 का 70% निकाल के देखो, 84 ही आएगा। वो बता भी दिया सामने से, और हम खुद कैपेबल है निकालने के लिए। डायरेक्ट है 84 और इनडायरेक्ट है 36, ये होगी एंट्री। हाँ, अब कई लोग क्या करेंगे, 84 से एक और एंट्री कर देंगे। अगर वो सामने से बता दिए ये हो गया, वो तो आप पहले ही सोच लेना। अगर 30% डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो 70% डायरेक्ट होगा, वो मैंने खुद कर दिया। अगले पॉइंट में बताया भी है, लेकिन मैंने खुद से उसी टाइम कर दिया ना, फिर अगले पॉइंट को इग्नोर करना। कई लोग थे जो 2 एंट्री कर दिया 84 की, ठीक, वो नहीं करना। 84 की 2 एंट्री 2 कैसे? मतलब देखो, पहले वो यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाए। दिमाग क्या लगाए? 30% डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब 70 डायरेक्ट होगा। 1,20,000 का 70% 84 को डाल दिए। अब अगले पॉइंट में आए तो इसकी फिक्स एंट्री कर देते हैं। अच्छा वो 2 बार, वो उसी का पार्ट है ना। 2 बार 84 नहीं कर देना।
अरे मैं वो डायरेक्ट नहीं बताया तो भी अपन निकाल सकते थे क्योंकि नीचे दे दिया बिल्कुल production में बिल्कुल बिल्कुल नहीं नीचे करेक्ट 84 के अमाउंट से दिया हुआ है मैंने तो उसके एंट्री के पास ही देंगे तो अलग ही है हाँ ये उसी का पार्ट है देखोगे तो नहीं, 70%। नहीं, इसके नीचे वाला कौन सा अच्छा वो हाँ वो 84 अलग है इसकी बात कर रहे हैं ठीक हाँ चलो कंप्लीट करो आगे फटाफट हाँ कैश बैक आपकी मर्जी है कैश लोगे तो सभी में कैश करना बैंक करोगे तो सभी में बैंक करना अनलेस कुछ बोलना दे बोलेगा तो फिर वैसे चेक बोलेगा तो बैंक करना पड़ेगा कुछ नहीं बोला है तो आपकी मर्जी है लेकिन एक ही चीज को रखना कैश है तो पूरे में कैश बैंक है तो पूरे में बैंक वो और बेटर चलेगा अरे हाँ लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ना दोनों लिखोगे तो फिनिश प्रोडक्ट बस बोल के छोड़ दिया एट कॉस्ट बता भी दिया थोड़ा सा हिंट दे दिया है मतलब ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है सीओपी तो करते हैं फिनिश टू अप्लाई हाँ हाँ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है ये फिनिश गुड्स आपका बन के रेडी हो गया तो फिनिश गुड्स को डेबिट कर देना और किससे बन के आता है फिनिश गुड्स बन चुका है किससे बन के आता है फिनिश गुड्स WIP क्रेडिट हो जाएगा COS क्यों होगा कॉस्ट ऑफ सेल को थोड़ी बेचे गए हो सेल 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 जो होना चाहिए वही होगा हम लोग क्या किए थे CLC टू कॉस्टिंग PNL हम लोग ये कर रहे थे अभी तक नॉन इंटीग्रेटेड में हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बताओ यहाँ पर सिर्फ इसका लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हाँ अगर नॉन इंटीग्रेटेड रहता तो इसको अब्सॉर्ब कर देता कि पहले पे करते पे तो सबसे पहले चाहे नॉन इंटीग्रेटेड हो चाहे इंटीग्रेटेड हो पहले पे करोगे उसके बाद एब्सॉर्ब करोगे क्वेश्चन में बोलेगा तो पहले तो आप पे करोगे सबसे पहले इसका पेमेंट करना है ना और एब्सॉर्ब तभी करना जब क्वेश्चन में बोलेगा अभी कहीं पर एब्सॉर्ब का वो बोला नहीं जैसे इसका बोला है इसका ये पेड है ये एब्सॉर्ब है तो हमने किया दोनों है ना अब ये कुछ नहीं बोला है पहले तो ऑब्वियसली पे करना उसके बाद ही तो एंट्री क्या होगी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी नहीं क्या है? उसमें ना हाँ उसमें हाँ उसमें उसके CLC बाद अब्सॉर्ब करेंगे तो हाँ क्या होगी सोचो तो सही कॉस्ट ऑफ सेल टू हाँ सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है लेकिन यहाँ पर खाली पे करना एब्सॉर्ब नहीं करेंगे क्वेश्चन बोला नहीं करोगे तो ठीक एक्स्ट्रा होगा मार्क्स नहीं कटेगा एक्स्ट्रा चीज करने से मार्क्स नहीं कटता कम होने से marks कटता है। नहीं क्या चीज नहीं करोगे टाइम हाँ मतलब फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। इसका मतलब ये बता रहे हैं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है हाँ फिनिश गुड्स बन गया तो उसको डेबिट करो ना हाँ बिल्कुल WIP से बनता है ना फिनिश गुड्स वो बता रहा है ये एंट्री इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड दोनों में होती है बिल्कुल क्योंकि फाइनेंशियल में तो होती नहीं है आगे को अब एक चलो गुनगुन बताओ ठीक है हाँ तो आप पूरा कैश के बेसिस पे क्यों क्योंकि कर कुछ रहे नहीं बोला है हो? ये हो सकता है कि सिर्फ हम डेटा ओपनिंग बैलेंस कुछ भी तो वो भी तो होता है ओपनिंग बैलेंस भी होता है डेटा का हाँ वो कैश टू डेटा ही होगा बिल्कुल और ये कैश टू सेल ही होगा है ना अगर ऐसा दिया होता देखो सेल दिया है ना आप बोलो इसमें से कैश क्रेडिट अलग निकालेंगे तो ऐसा कुछ जानकारी दिया होता जैसे वेजेस है टारगेट इनडायरेक्ट जानकारी दे दिया अंदर तो यहाँ बताता कुछ नहीं तो ये पूरा कैश सेल है और ये पूरा अलग से कैश डेटा से आपको मिला है पूरा अलग से क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो नील है क्लोजिंग स्टॉक चलो वो है अपना फिनिश गुड्स WIP करते हैं करते ही नहीं अगर अमाउंट दिया भी होता तो भी उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना आपके पास कुछ आ जा तो नहीं गया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कोई एंट्री नहीं ओके हाँ। सर सिर्फ COS को फिनिश गुड होना चाहिए नहीं वो तब होगा जब आप फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करते हो आगे जाकर मतलब वो फिनिश गुड्स टू सी वो कॉस्ट ऑफ सेल लिखा रहेगा तो वो एंट्री होती है सेल लिखा है मतलब आप सेल कर रहे हो ऐसा बिल्कुल आप सेल कर रहे हो कस्टमर को आप सेल कर रहे हो
और कुछ नहीं बोला तो आप कैश मान के चलोगे, कैश टू सेल, बस खत्म। सर यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब करा है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हाँ, और ये फिनिश कंट्रोल, ये लास्ट फोर्थ एंट्री क्या हुई है बताओ? लास्ट फोर्थ, हाँ ये 1 2 3 4 ये कौन सी 2 एंट्री करी है? वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डाला गया है, एक फिनिश गुड्स को डाला गया। फिनिश गुड्स 2 लाख ये वाला। अच्छा मतलब हमको कुछ नहीं बोलेगा तो करना है, आगे का भी करते जाना है, ऐसा है। हाँ देखो ये वाली एंट्री कौन सी है मैं बता रहा हूँ, ऊपर से देखना। आपने इसका क्या किया, देखो ये फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, इसकी आपने क्या एंट्री की? फिनिश गुड्स टू WIP, मतलब फिनिश गुड्स में माल आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद आगे जाता कहाँ पे है? फिनिश गुड्स के आगे कहाँ जाता है? डायरेक्ट सोचो। अगर COGS का यहाँ पर रिलेवेंस नहीं है तो सीधा COS में जाता है, तो वो एंट्री भी करनी है बिना बोले। 2 लाख से ही कर देंगे ऑब्वियसली, है ना। सेम गोस फॉर, ठीक है, मतलब चलो उसको भी एब्जॉर्ब करना है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोला आप करो, सब आगे का जितना हो, जितना हमसे बनता है हम करेंगे, जितना उसको आगे तक ट्रांसफर खींच सकते हो आपको खींचना है। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ बिल्कुल। हाँ तो देखो लास्ट कंक्लूजन, जितना आगे तक आप खींच सकते हो, स्टोर से WIP से फिनिश गुड्स से COS, जितना खींच सकते हो खींचेंगे आगे तक, ठीक है। हाँ एक साथ कर सकते हो बिल्कुल, COS में डेबिट हो जाएगा तो भी चलेगा, बस 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ हाँ करना है, उसको भी करना है। हाँ मैं उस टाइम नहीं बोल रहा था, है तो करना, अब करना, हमेशा करो, कुछ नहीं बोला है। अब फाइनल कंक्लूजन, जितना आगे तक उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है, करेंगे। मुंबई चालू की है, कल चेक करेंगे। अजीब अजीब सा क्वेश्चन है सर डाउट आ रहा है। हाँ तो वो कल करेंगे ना। डाउट हो गया अरे मेरे को फर्स्ट ही नहीं बना, पॉइंट कौन सा वाला जो फर्स्ट तो बना वैसे भी। हाँ। बस फिर एक का एक पॉइंट आउट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बाकी तो बनाओ ना। बहुत करते हैं। आपको पता है ना, ये सोते रहते हैं क्या? होगा 11 क्वेश्चन। 5.5 वाला गया, फिर पूरा 11 आज ही करना है। अरे तो सर क्या ही करूं मैं बताओ, मैं मेरा ऐसा जो पढ़ता हूँ मैं उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, भले कुछ और मत हाँ तो पढ़ो। ठीक है ना, अच्छे से 11 क्वेश्चन करना अभी। जितना होगा करूंगा। हो गया? गहराई में बैठ जाओ भैया, पढ़ाई लिखाई चुप कर ले लो। क्या कर रही हो? मुझे सुकून नहीं मालूम इस चीज का, इसी नाम से हाँ बिल्कुल। चलो फोर्थ में आओ। इंटीग्रेटेड है मतलब छोटा तो होगा ही,
देखो कितना छोटा है, अरे सॉल्यूशन देखना कितना छोटा रहेगा, है सॉल्यूशन बहुत छोटा है देखना, क्योंकि खाली आपको 5 अकाउंट बनाना है। जितना अब देखो आप ये मजेदार है ना, अगर ये 5 अकाउंट नहीं बताता सामने से तो आपको पूरा बनाना पड़ता, 8 10 जितना भी होता। वेजेस का नहीं बोला है आप मत बनाना, कौन सा नहीं बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बोला है, ठीक है, जो नहीं बोला है वो मत बनाना। तो हाँ, अगर आपको लगेगा अगर उसकी जरूरत है तो रफ में बना लेना, पेंसिल से कहीं क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा लिख देना, ठीक है। तो बनाना आपको खाली 5 है, आपको उसी का मार्क्स मिलेगा, एक्स्ट्रा बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक, हाँ कम बनाओगे तो कम मिलेगा। हाँ तो ये 5 बनाना है खाली, फटाफट फॉर्मेट खींच लो पहले। सेशन 4 है। हाँ स्टॉक WIP फिनिश गुड्स वो तो सीक्वेंस में चलता है, बीच में प्रोडक्शन ओवरहेड है और कॉस्टिंग PL है, देख लो ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ चीज अकाउंटेंट वो हाँ फुल्ली इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड नहीं है, फुल्ली इंटीग्रेटेड बनाओ, ठीक है सर। जल्दी बनाओ। अरे की बोली मत दो की बोली। अरे बंदूक की गोली बात नहीं कर ये ना खाने में सबको कुछ है, हाँ। सब क्या ऐसी करते हैं चलो खाने की खोली, चाल को खोली भी बोलते हैं ना, हां तो वहां चाल चाल हाँ, और क्या बोलते हैं चाल चौल को, होता है। चौल चाल एक ही है। अरे चौल अलग होता है, खोली अलग होता है। चाल तो है उसको महाराष्ट्र में खोली उसी को बोलते हैं। चाल ही बोलते हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा होता महाराष्ट्र है। में साड़ ओके पढ़ो अब। देखो यार गुनगुन ओपन कर दे तो पढ़ो। अकाउंट बनाओ फिर सोच लो कौन सा चीज कहाँ कहाँ जाएगा, बनाओ फटाफट। अब ABC का होमवर्क दिया हुआ है, ये तो मैं इसको भी देता है, फालतू क्वेश्चन है सब छोटे छोटे हैं। हाँ इसलिए दिमाग अपना बनाओ ना, हाँ करो करो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, चलो टाइम बचाओ। हां शॉर्ट में लिख। अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख, तो अभी इतना टाइम क्यों लगेगा? वाह नहीं जबकि अमृतसर बोलते हैं। अभी तक मैं फुल फॉर्म बोला था, मैं तो यहाँ था कर दी। पगली सर मैं ना नरेशन लिखा हूं, ना फॉर्मेट बनाया हूं। जल्दी करो। फॉर्मेट का मतलब हां ऐसे पूरा ऐसे ही कर रही हूँ। कोई होगा साथ में। एक काम करो अमाउंट भी मत लिखो, एक काम करके पेज खाली छोड़ देते हैं। एक काम करके क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ हाँ देखिए वो पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 लाइन खींचा मैंने, वो भी हाथ से खींचा। अरे बनाओ ना, हमारा 2 लाइन है ना, मैं इससे ले लेता हूं। ये इधर आगे चले। इनको नाम देना चाहिए अच्छा चलेगा। सब लोग हंसते हैं क्या चाहते ऐसे आगे ऐसा भी कॉपी नहीं करते अरे एक नीट है मेरा ये हो गई मैंने देखे ही क्या पूरा ये नीट तो है ये इससे और क्या नीट आज से काम नीचे हुआ है। अरे ये चैप्टर अच्छा बना दिया यार गलती हो गई आगे करना ये देख ये नीट नहीं है अपना देख लोगे अपना कोई ये सोच सकते अच्छा तो दिन में बना रहे थे पता है तुम पागल थे और जो रिविजन है हो गया कॉपी लाए जो कॉपी सबसे मैंने का नाम है झूठा ये पेन का सेट रख के वो ब्लैक नीट का जस्टिफाई बना दे पूरा सेट लेके पूरा नीट तो है। पुरानी पेन कॉपी ला से के भी इतना नीट है मैं तो अच्छा इसलिए टाइम लगेगा, बातचीत करके बनाए गए हो। अब तक मैं कुछ पूरी हो जाएगा भाई तुम ये काम कर दो। बंद कर दे एकदम से बंद एकदम ज्यादा कर दिया और
मौसम के कारण क्या लड़ाई खत्म करता हूँ? क्या दस में कमाल ही पहले कभी वो भी तेरे को बताऊं, मैंने तो देश में नहीं घूमी पर इंजीनियर मैंने वो खाने पीने में पेट्रोल लास्ट पिज्जा खाया वो पिज़्ज़ा बनाओ ना जल्दी। अरे बार क्या था वो उन्हीं को बड़ा हाथ में तो वो प्रीपेड वाला क्रेडिट में जाएगा। कौन सा कहाँ दिया है? प्रीपेड प्रोडक्शन, उसको आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हो? और एसेट का बेस क्या होता है? तो डेबिट साइड दिखाओगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब एसेट है। देखो समझो, स्टोर है मतलब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ठीक है। WIP का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो होता ही डेबिट है। होता क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट ही है, बस लिखते क्रेडिट साइड है बैलेंस करने के लिए। फैक्ट्री मेंटेनेंस का ये प्रोडक्शन की क्रेडिट मतलब डेबिट पे टू कैश करके कर दे हम कौन सा वाला? फैक्ट्री मेंटेनेंस। फैक्ट्री मेंटेनेंस कहाँ है? ये हम प्रोडक्शन की डेबिट में टू कैश गलत, ये वाला बोलोगे ना? गलत। क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रोडक्शन ओवरहेड टू शो दिस। बिल्कुल, ये एक हेडिंग है जिसके अंदर ये दोनों चीजें हैं। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहला मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो क्या एंट्री होगी? WIP टू स्टोर, ठीक है। और फिर से मटेरियल इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट करना, टू स्टोर, हाँ कैश नहीं होगा, पे नहीं कर रहे हो, मटेरियल को इशू कर रहे हो तो मटेरियल जाएगा, स्टोर क्रेडिट होगा। बैचेस वाला क्या सीन है? क्या है? उसकी कोई एंट्री नहीं है। उसकी कोई एंट्री नहीं है। नहीं। मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये है इशिका को मैं जनवरी से उठा के सितंबर बैच में डाल दिया, तो कोई एंट्री थोड़ी होगी। अरे वो जनवरी 2025 बैच हो ना आप लोग, तो मैं सितंबर में डाल दिया तो उसकी कोई एंट्री थोड़ी होगी। फीस आ चुका है और पढ़ा तो रहा है, वही सेम चीज पढ़ा रहा हूँ, तो कोई एंट्री नहीं होगी उसकी। और इधर से उठा के उधर डाल दिए, हाँ बस। और ऐसे ही हम लोग को पढ़ाते समय रिवीजन शुरू हो गया। वेजेस पे कितनी वेजेस पेड आपको का पहले एक साथ करना, 30,000 से पहले पे कर देना। तो एक ही एंट्री और वेजेस का अकाउंट बनाने नहीं पड़ता। डायरेक्ट हाँ अच्छा, हाँ अकाउंट में बनाना नहीं है, हाँ समझो सही बोल रहा है कुणाल, अकाउंट तो हाँ बोलो, डायरेक्ट अपन जैसे WIP में टू वेजेस कर देंगे। हाँ बिल्कुल अकाउंट तो बनाना, जर्नल तो करना नहीं है ना, कुछ उसका अकाउंट बनाना है वेजेस का, तो ठीक है वैसे हम करते हैं। अगर जर्नल बोलता तो पहले करते वेजेस टू कैश 30,000 से, और फिर उसको एब्सॉर्ब करके WIP में जाता 25, फैक्ट्री ओवरहेड में जाता, प्रोडक्शन ओवरहेड में 5, टू वेजेस है ना। तो अभी तो खाली आप अकाउंट बना रहे हो, तो WIP अकाउंट में दिखाना डेबिट साइड टू वेजेस 25,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड में दिखाना टू वेजेस 5,000। बैचेस वाले तो कोई एंट्री नहीं ना, बनाया, वेजेस चार्ट टू ना, बैचेस। एक सेकंड, चार्ज टू बैचेस बोला है, ये ट्रांसफर था, ये चार्ज है, तो कुछ तो चेंज होगा। 2 मिनट ये पूरा हाँ बैच मैंने सोच लिया, आप लोग सोचिए। ये जो बात ये पूरा वो है, हाँ। ये पूरा एक बैच का होगा समझ लो, ठीक है है ना। और चलो वेजेस तक पहुंचिएगा सब लोग, एक मिनट तो बाद जल्दी पहुंचो, सामने देखो बहुत ट्विस्ट है इसमें। ये वेजेस का यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ, अच्छा उसके नीचे भी तो है। हाँ देखो, जब वेजेस में आप लोग आओगे तो इन सारे डेटा को साथ में देखना, सबको साथ में देखना, ऐसा
हाँ सर हो गया प्रॉब्लम। उल्टा तो बोला ना मटेरियल इशू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड में जा रहा है वो। हाँ यहाँ पे अपने प्रोडक्शन ओवरहेड यूज किया होगा तो वही करना। हाँ तो प्रोडक्शन ओवरहेड है डेबिट टू स्टोर, तो प्रोडक्शन के डेबिट, अच्छा दोनों जगह तुरंत दिखाना ना, वेट नहीं करना बाद में दिखाएंगे ऐसा एक अकाउंट कंप्लीट करते हैं नहीं। प्रोडक्शन के डेबिट में जैसे लिखे तुरंत स्टोर के क्रेडिट में तुरंत लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, ये ट्रांसफर बिटवीन सेलिंग उसका कुछ नहीं होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं होगा। हाँ सर बिजनेस बता। क्यों नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा कोई भी। मतलब अच्छा वैसा हाँ लेजर का इस क्वेश्चन के हिसाब से एब्जॉर्ब तो करोगे बाद में कहाँ पे, यूएस में करके तो हाँ नहीं और सीओएस का फिर कहाँ जाएगा, costing के तो कॉस्टिंग के लिए तो बनाने बोला है, तो बनाने तो बोला है, तो आपको सोचना तो पड़ेगा उसके लिए, मतलब तो रफ में कहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल बना लो, कॉस्ट ऑफ सेल रफ में कहीं पे बना लो, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ सेल में तीन चीजें आती है। अगर सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ सेल में 3 चीजें आती हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आई थी। फिनिश गुड्स आता है, एडमिन ओवरहेड आता है जनरल वाला, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तब जाकर आप इसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हो। कॉस्टिंग पीएल बनाना है तो उसके लिए आपको ये भी एक बार रफ में कहीं ना कहीं तो बना के सोचना तो पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल है ना, क्योंकि फिनिश गुड्स भी आ गए, एडमिन ओवरहेड जनरल वाला और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से सब आता है, तब आप उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हो। हाँ बोलो। ये WIP का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर इधर बैलेंस क्या आएगा? जो भी चीज़ मिसिंग होगी देखो आप, WIP में स्टोर से माल आता है और फिनिश गुड्स में जाता है, कुछ तो मिसिंग होगा, वो आप ढूंढो एक बार ट्राई करो, कुछ तो चीज़ मिसिंग होगी, वही है बैलेंसिंग फिगर आउट क्या है। देखो WIP में क्या क्या ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आती है एक बार मैं बता दूँ। देखो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको दिया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या आता है WIP में, डेबिट में बताओ क्या क्या आता है कभी। हाँ तो मैं स्टोर लिख देता हूँ, ठीक है। और कुछ वेजेस भी आता है जो कि डायरेक्ट वाला होगा, वो वाला आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बचा है, हाँ जब प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा तो वो भी आता है। ये इसको वो वाला है ना कि अपन मतलब स्टोर से आया WIP। हाँ बिल्कुल, इशू डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन वाली वो होता है, उससे डायरेक्ट में आता है। वेजेस जो डायरेक्ट वाला होगा वो भी यहाँ पे आता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड जब एब्जॉर्ब करते हो तो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जाता कहाँ है, फिनिश गुड्स में जाता है। तो आप देख लो जो भी चीज़ मिसिंग होगी वही इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, है ना। गुनगुन बोले गई है सर WIP का क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है क्वेश्चन में, तुमको निकालना क्या है, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, इनमें से जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो आएगा। देख लो आप कौन सा मिसिंग है। भी आता सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री पढ़े होते ना, मेरे को ये सिखाना ही नहीं पड़ता, फालतू है फाउंडेशन। ये तो आ जाता है जब मैं लेजर बनाते हैं। हाँ सिंगल एंट्री अभी दूंगा क्वेश्चन फ्री टाइम में बनाना। डायरेक्ट वेजेस, हाँ तो डायरेक्ट वेजेस में डायरेक्ट वेजेस है कितना, मैं तो 25 और 25 और बस 20 वही हमको सोचना है, वही हमको सोचना है, 25 और 20 दोनों का ऐड कर सिर्फ 20। चलो मैं बताऊंगा, इसलिए वेजेस के लिए मैं रुका हूँ, वेजेस बता दे, बाकी इसी से हो पाएगा, बाकी कैसे कर पाओगे। अरे नीचे का बना ले रहा हूँ उसको छोड़ दे रहा हूँ। तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी नहीं बना पाओगे, WIP फिर कुछ नहीं बना पाओगे। बता रहा हूँ क्यों, क्यों ऐसा क्यों। ये वाला लाइन पढ़ो सब लोग चलो आप मेरे साथ आओ, जहाँ पर भी हो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मेरे साथ चलो। ये वाली लाइन का मतलब क्या है मेरे को बताओ। डायरेक्ट वेजेस का 150% करना है, फिर उतना जो अमाउंट आएगा उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में, हाँ बिल्कुल WIP में करना है, ठीक है। तो मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जब तक मैं डायरेक्ट वेजेस नहीं निकालूंगा मेरा WIP का बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। WIP का नहीं आएगा तो फिनिश गुड्स का भी नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल का भी नहीं आएगा, कॉस्टिंग पीएल का भी नहीं आएगा। जैसे पलाश बोला ना सर बाकी करने दो, ये वाला छोड़ के हम बाकी करते नहीं कर पाओगे। जब तक वेजेस नहीं निकालोगे तो आपका ये जो 150% आप एब्जॉर्ब कर गए हो WIP में एब्जॉर्ब होता है ना वो नहीं आएगा। WIP नहीं आएगा तो उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो अब वेजेस में आओ साथ में, वो बस इस पॉइंट की वजह से है। अब अगर क्वेश्चन अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन बनाए हो 3-4 ठो,
उसमें आपको एब्जॉर्ब कितना आ गया वो दे देता था, अमाउंट के साथ दे दिया इतना एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन यहाँ वेजेस के ऊपर डिपेंड हो गया ना। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर वेजेस के ऊपर डिपेंड है आपका ओवरहेड, इस चैप्टर में ऐसा पहला क्वेश्चन है। वैसे तो हम कितनी बार किए हैं, ओवरहेड निकाले ऑन द परसेंट ऑफ बेसिस ऑफ वेजेस, बहुत बार निकाले हैं। इस चैप्टर में पहली बार है, तो इसलिए मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। वेजेस करो, उससे ओवरहेड आएगा, उससे डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स तब आएगा, ठीक है। तो अब वेजेस वाला मेरे को बताओ, फाइनल आंसर बताओ, कितना डायरेक्ट वेजेस है, कितना इनडायरेक्ट है, टोटल और फाइनल एकदम चाहिए। डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना, वेजेस खाली इतना देखना है और कुछ नहीं। 45 20,000 होगा। डायरेक्ट कितना बोले गए हो, 20,000। 20, तो फिर इनडायरेक्ट कितना, 10,000। 10। चलो फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर हर्षा जो बोल रही है। नहीं, इंडा ओवर एब्जॉर्प्शन पगली ओवरहेड का होता है, 5 है। चलो देखते हैं, ये हर्षा बोली है 20 का डायरेक्ट, 10 का इनडायरेक्ट, सोचते हैं कैसे, बताओ। मैं उसको बोली रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर बोल रहा है, वो प्रोडक्टिव हो या नॉन प्रोडक्टिव हो, अपने को ये 5,000 भी तो लेना पड़ेगा ना। डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट आगे इनडायरेक्ट लिखा है, इसमें डायरेक्ट होगा तो फिर इनडायरेक्ट, सोचो दिमाग लगाओ, ये तो सोचना। क्योंकि डायरेक्ट भी जिसको डायरेक्ट मिलता है ना, डायरेक्ट फोकस को मिलता है, नॉन प्रोडक्टिव है तो भी वेजेस को पे करना है। 25 डायरेक्ट सुनो डायरेक्ट प्रोडक्शन से related। डायरेक्ट वर्कर लिखा है। हाँ। डायरेक्ट वर्कर कौन होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। उसको जो आप पैसा दिए वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम का दिए हो, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट गुनगुन क्या बोल रही थी, डायरेक्ट लिखा है मैं तो डायरेक्ट में डालूंगी, तो डायरेक्ट वेजेस थोड़ी ना है। डायरेक्ट वर्कर मतलब ही इज अ पर्सन, कोई आदमी है, वो उसकी बात कर रहे हैं, आदमी को आपने पैसा दिया है, हाँ वो है डायरेक्ट वर्कर, है वो फैक्ट्री का वर्कर, लेकिन आप पैसा दे रहे हो वो क्या है, वो नॉन प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्शन नहीं हुआ उसमें। नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। तो आप इसको इनडायरेक्ट में बिल्कुल, नॉन प्रोडक्टिव, बिल्कुल। तो ऊपर तो ऐसा कुछ नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, तो 25 तो फिर डायरेक्ट होना चाहिए। 25 डायरेक्ट है, तो आप लेकिन 25 का ही ये बाइफर्केशन दिया हुआ है। हाँ, वो तो समझ आ गया। हाँ। और डायरेक्ट वेजेस तो वही होता है ना, अपन जो डायरेक्ट वर्कर प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव। तो लेकिन उसमें से अब देखो डायरेक्ट वर्कर को मैंने दिया कितना, 25। देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस आया सामने। डायरेक्ट वेजेस तो वो होता है जो डायरेक्ट वर्कर को देते हैं, गुनगुन भी यही बोल रही थी। डायरेक्ट वर्कर को जो आप पैसा देते हो वो डायरेक्ट वेजेस होता है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वर्कर को आपने दिया कितना, 25,000, और 25,000 का ये बाइफर्केशन है, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था। अब जो 25, देखो आपके जेब से 25,000 जा चुका है, यू हैव पेड 25,000 टू डायरेक्ट वर्कर। वर्कर मतलब एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी को आपने 25,000 दिया है वो डायरेक्ट वर्कर, लेकिन उसका एक्चुअल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो देखोगे। ऐसा कहीं नहीं है कि डायरेक्ट वर्कर है तो इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस। बजट एंड बजटरी कंट्रोल वाला, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का, उसमें भी नॉन प्रोडक्टिव को कंसीडर नहीं कर रही थी मैं। तो आप बोले कि उसका भी वेजेस तो पे होता ही है और वो डायरेक्ट है, तो फिर आप बजट का? direct है, हाँ। देखो लास्ट वाला डायरेक्ट वर्कर लिखा है नहीं है ना, तो इसका, हाँ, तो इसका भी वेजेस अपन ने लिया था, लेकिन पूरा कंसीडर किए थे। हाँ तो अच्छा, इसमें हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन कहाँ करना है? हम वहाँ पर क्या निकालना चाह रहे थे, हम निकालना क्या चाह रहे थे वहाँ पर,
इस क्वेश्चन में को निकालना क्या है? हाँ एक्चुअल कौन सा वर्ब वाला पेड वाला? अब उसके बाद पेड निकालिए, लास्ट में तो पेड हमारा मेन मोटिव था पेड। तो पेड ये देखो पेड आपका है 25,000, हमको इस क्वेश्चन में पेड निकालना था, इसलिए हम वैसे भी लिख रहे हैं ऊपर। तो उसको एक बार और पर आपके साथ बैठ जाओ, बाद में प्ले बैक ना आए। तो हाँ हमने वर्ब निकाला था, याद करो एफिशिएंसी रेशियो से। एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला था स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100 वाला 80% दिया है, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आ गया था। फिर उसमें हमने नॉन प्रोडक्टिव को जोड़ा था तो आया था एक्चुअल आवर्स पेड, और हमको वही दिखाना था उस क्वेश्चन में। ऐड इसमें एडेड है पहली बार, इसमें दोनों जुड़ा हुआ है। आप अभी तो बोले ना कि नॉन प्रोडक्टिव को ऐड किया था, ठीक है। तो आप फिर इसमें 20 ले रहे हो, 25 नहीं ले रहे हो। क्यों ऐसा आप कैसे कहोगे? क्योंकि मेरे को वहां पर पेड ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक ही जगह दिखाया जाता है? नहीं, डायरेक्ट वाला जाता है WIP में और इनडायरेक्ट कहाँ जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड में। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे आपको पेड निकालना था, कितना आपने पे किया है, जेब से कितना पैसा गया है बस आपको वो देखना है। यहाँ पर 25,000 गया है, देखो पेड, उस क्वेश्चन में हमको पेड निकालना था, यहाँ पर पेड दिया हुआ है 25,000, वहाँ पे हमको पेड निकालना था, क्वेश्चन खत्म। और पेड तो आप प्रोडक्टिव का भी करते हो, नॉन प्रोडक्टिव का भी पे करते हो, हमको दोनों दिखाना था, तो हमने ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर हम ऐड, हमको अगर एडेड है तो हमको अलग अलग दिखाना है, जानबूझ के अलग करना है, क्योंकि डायरेक्ट WIP में जाता है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो WIP में जाएगा और इनडायरेक्ट वाला प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, तो अलग करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव है इसलिए हाँ अब बंदा डायरेक्ट उससे कुछ नहीं होता, पैसा क्या देगा? नॉन प्रोडक्टिव का देगा। हाँ बताओ। क्वेश्चन में वेजेस का थोड़ा काम बनाने बोला नहीं, पर फिर किसने बनाया? ताकि वो उसको समझ आए अच्छे से। आप रफ में बना सकते हो, सर जरूरी नहीं है वर्किंग नोट बोल के वो बनाया है, तो वो तो वो बनाया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी बनाया होगा, है ना? तो आप रफ में बनाओगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, वैसे तो नहीं पड़नी चाहिए, मन में सोचो सब चीज ज्यादा बेटर है। ठीक तो देखो मैं बताता हूँ वेजेस का फाइनल क्या होगा। टोटल आपने वेजेस पे कितना किया है? टोटल वेजेस पेड वो 30,000 है। ध्यान से देखना, टोटल वेजेस पेड आइदर डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट, टोटल वेजेस पेड कितना है वो देखो 30,000। ठीक है, सब लोग का ध्यान सामने। पेड मैंने किया 30,000, तो अगर मान लो पूरा सब बनाने बोलता तो एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री क्या होगी? वेजेस टू कैश, ये पहली एंट्री होगी वेजेस टू कैश 30,000 से। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या सोचना होता है इसमें से डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है, क्योंकि डायरेक्ट वाला कहाँ जाएगा? WIP में, और इनडायरेक्ट वाला कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 30,000 को बांटोगे, देखो मैं क्या करूंगा एज ए स्टूडेंट, 30,000 को अगर बांटना है क्या हो दिया तो है 25 और 5 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, मैं वहाँ पे दो बाइफर्केशन में मैं डायरेक्ट में लिखता हूँ 25 और इनडायरेक्ट में लिखता हूँ 5। ध्यान से देखना, खत्म नहीं हुआ है अभी। देखो क्वेश्चन जैसा ये 30 आया कहाँ से था? क्वेश्चन में दिया था डायरेक्ट वर्कर को आपने 25 दिया है और इनडायरेक्ट वर्कर को, ये वर्कर, अच्छा मैं ये भी लिखूंगा, ये वेजेस नहीं है, ये डायरेक्ट वेजेस नहीं है, डायरेक्ट वर्कर को, उस बंदे को आपने इतना पैसा दिया है, और जो इनडायरेक्ट वर्कर है वो भी एक बंदा तो होगा, इंसान तो है ना, उसको आपने 5,000 दिया। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इसी को दिखा देंगे, लेकिन नहीं, ध्यान से देखना, जो डायरेक्ट वर्कर को आपने ये पे, अच्छा ये क्या है 25 और 5 क्या है? पेड है कि एब्जॉर्ब्ड है? पेड है ना, वही, क्योंकि आपने 30,000 पेड है, उसका भी बाइफर्केशन किए हो, तो दिस इज पेड ओनली। ठीक है, ये पेड ही है अभी भी। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे क्या है पता है? इसका बाइफर्केशन किया गया। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वर्कर को जो आपने, उस बंदे को जो आपने पे कर दिया है, उसमें आपको पता चला कि आगे 25,000 हमने पे तो कर दिया है, लेकिन उसमें से खाली 20,000 रुपए है जो कि डायरेक्ट वेजेस है, चार्ज टू बैचेस, और बाकी का जो 5,000 आपने डायरेक्ट वर्कर को ही दिया है, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, उसमें उसने प्रोडक्शन नहीं किया है, तो मैं उसको क्यों डायरेक्ट में डालूं? डायरेक्ट का मतलब ही होता है चार्ज टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट वर्ड का मतलब ही होता है चार्ज टू प्रोडक्शन, बैचेस मतलब वही प्रोडक्शन ही हुआ ना, और जो नॉन प्रोडक्टिव है वो इनडायरेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो, 25 का बाइफर्केशन है वो समझ आ गया कि 20 जो है, अब ये फाइनली मैं इसको डायरेक्ट, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ डायरेक्ट वेजेस 20,000। ठीक है, और ये 5,000 क्या हो जाएगा बचा हुआ? इनडायरेक्ट। तो अगर मैं इनडायरेक्ट का फाइनल आंसर पूछूं तो क्या वो 10,000 होगा? बिल्कुल, 5 तो पहले का था और इसमें से 5 निकला, तो इनडायरेक्ट वेजेस हुआ 10 और डायरेक्ट हुआ 20। अब क्लियर है सबको? ठीक,
ये कहीं साइड में बुक में ही कहीं बना लो पेंसिल वगैरह से बुक में। तो 20,000 आपको दिखेगा WIP के डेबिट में 2 वेजेस, और 10,000 दिखेगा प्रोडक्शन ओवरहेड के डेबिट में 2 वेजेस 10,000। हाँ ये हो गया। देखो ऐसा रिटेंशन पावर होना चाहिए। मैं आज मतलब रिटेंशन पावर मतलब रिकॉल के मामले में पहली बार किसी से खुश हुआ हूँ। चैप्टर 15 सीधा वो लेके गई गुनगुन, उसमें वैसा किए थे, बोल गलत रही थी मतलब नहीं, डाउट जेन्युइन था, मतलब उसको याद है अभी भी कि हाँ उसमें वैसा किए थे। रिकॉल पावर रिटेंशन पावर वो इंपॉर्टेंट रखता है सीए में। सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा, जब रिटर्न रहेगा तो सॉल्व अपने आप होगा। WIP देखो रिटेंशन पावर है, सॉल्विंग पावर नहीं तो भाई अगले चैप्टर में आएगी तो उसको ये वाला याद रहेगा। चलो मैम मैं पहले मैथ करूंगी। हाँ बिल्कुल करो, बताओ। देखो पहले बैलेंस 20 ठीक है स्टोर्स का 30,000 है वेजेस का 20,000 है प्रोडक्शन ओवरहेड का 30 है और अदर 40,000 क्लोजिंग का। है तो वहाँ 65 ही क्या है? ये मेरे को मेरी क्योंकि वो दिया हुआ है लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट में फिनिश में ट्रांसफर हो गया। अच्छा दिया है, दिया है लो हाँ, दिया है। तो पहले इसको पढ़ो तो सही। goods है। हाँ तो एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री बताओ मेरे को। Goods to WIP। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में आया है कहां से, WIP से। तो WIP के क्रेडिट में दिखाओ बाय फिनिश्ड गुड्स, ये मतलब 65 भी आपको दे दिया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, बता रहा हूँ क्या है, बता रहा हूँ क्या है। बाकी बैलेंसिंग फिगर ये 5,000 है आपका, जो कि आपके लिए सबके लिए नई चीज है, बता रहा हूँ इतना पहले पुट कर। इसलिए डाली नहीं। WIP में देखो बिल्कुल आएगा। COS में एब्जॉर्ब होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एंट्री करते हैं। COS से फिर वो कॉस्टिंग PL में जाता है, कॉस्टिंग PL टू COS। तो वो COS में आपका दिखना चाहिए, कॉस्टिंग PL के डेबिट में जब COS लिखोगे तो वहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट ऐड होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप 65 लिखे नहीं थे पहले। हाँ तो मैं नहीं समझा। चलो ये वाला बताऊंगा, कुछ नई चीज है WIP में। कॉस्टिंग PL में जा रहा है स्टॉक गेन, ये क्या चीज है, लोडिंग नहीं है, लोडिंग बिल्कुल नहीं है जो कि हम एलिमिनेट करें वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सब लोग का ध्यान से, हमें कैलकुलेटर उठाओ और देखो कर दे दो जो मैं बोल रहा हूँ, एकदम लॉजिकल है। सर क्या बता रहे हो? ये वाला क्या है चीज है, मतलब लिखा है टू कॉस्टिंग PL लिखा है, WIP अकाउंट हम बना रहे थे, WIP से सीधा कॉस्टिंग PL में गया है। फ्लो चार्ट में तो हमने ऐसा नहीं सीखा है ना, ये नई चीज है। कॉस्टिंग PL ब्रैकेट में लिखा है स्टॉक गेन, तो ये बता रहा हूँ क्या चीज है, ये इसका लॉजिक बता रहा हूँ। तो देखो आपके पास WIP स्टार्टिंग में कितना था, ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, लिखो उसको। फिर स्टॉक से कुछ माल आया, ये सब ऐड करो ना, स्टॉक से 30,000 आया, ऐड करो। वेजेस से 20 आया, ऐड किए। प्रोडक्शन वगैरह से 30 आया, ऐड किए, 1 लाख हुआ। तो मैं डेबिट का टोटल किया 1 लाख आया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो बैलेंसिंग भी है ना, ये 1 लाख आया टोटल। ठीक, अब इसमें से फिनिश गुड्स में कितना माल गया है, माइनस करो 65, तो क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए, 35 क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए, लेकिन 40,000 बच रहा है। ये कैसा पॉसिबल कैसे, ये तो चलो समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। अपन ने ओवरहेड बहुत सही किए होंगे बिल्कुल। ओवरहेड एब्जॉर्ब किए होंगे ना, अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बहुत सारे रीजन है, रीजन कुछ भी हो सकता है। एक वन ऑफ द रीजन ये है, अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, उसको WIP में जोड़े होंगे उसकी वैल्यू, इशिका बोलोगे उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, पॉसिबिलिटी है। फिजिकल वेरिफिकेशन में ऊपर नीचे होता है, कहीं AS2 में कहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन वाला कुछ तो होगा।
और ये आपका उसमें भी था, फाउंडेशन में जो इन्वेंट्री चैप्टर था उसमें भी ये पॉइंट आता है कि इन्वेंट्री फिजिकल वेरीफाई तो करोगे ना, ठीक है। तो आने को लिखा भी तो है यार, मिल गया, दिया है क्वेश्चन में। हाँ दिया है, और फिजिकल वैल्यू जो मैं बोल रहा था वो वर्ड दिख गया, अच्छी बात है। तो आपको दिख गया कैलकुलेशन, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैंने प्लस माइनस किया, लेजर में मैंने प्लस माइनस किया, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स केवल लेजर के हिसाब से मेरा होना चाहिए 35, लेकिन मैं गया अपने गोडाउन में, अपने फैक्ट्री में गया, फिजिकली वेरीफाई किया, भाई इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या, जोड़ा 40,000 आया, अरे वाह 5,000 का मेरा फायदा है, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ अगर आप डेबिट में लिख रहे हो और टू कॉस्टिंग पीरियड, तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय WIP, आपका फायदा है, 5,000 का आपका फायदा हो गया। बुक्स के हिसाब से दिख रहा था 35,000, लेकिन असली में देखे 40,000 का निकला, 40,000 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। बैलेंसिंग फिगर ही है कॉस्टिंग पीरियड। अच्छा उस साइड भी आ सकता था, आ सकता है बिल्कुल, तो बाय कॉस्टिंग पीरियड स्टॉक लॉस कॉस्टिंग पीरियड के डेबिट में, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, बिना COS बनाए आप कैसे वो निकालोगे, सुनो सब लोग ये भी देख लो, कॉस्टिंग पीएल बनाना, ठीक है, बना लिया सर मैंने। हाँ 2 COS लिखना। अब बोले हम तो अकाउंट बना लिए गए COS का, कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन करना, सब दिखाना। COS में क्या है, फिनिश गुड्स आता है प्लस एडमिन ओवरहेड आता है जनरल वाला, मतलब आप ऐड करके दिखा देना, खत्म, कुछ नहीं है उसमें दम, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को ऐड करके दिखा देना, आ गया COS। बिना अकाउंट बनाए आपका COS का अमाउंट आ गया। क्या 3 चीजें आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। फिनिश गुड्स का जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा वो लेना, अगर एडमिन ओवरहेड होगा जनरल वाला तो उसको लेना, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, उसको लेना। जैसे आपके 6,000 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हाँ, इनकम, वो 6,000 ले लेना। कुछ रहता नहीं तो अपन क्या एंट्री करते हैं, पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू कैश बैंक, बिल्कुल, COS टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ तो COS के डेबिट में मैंने दिखा दिया। टू सुनो COS के डेबिट में ना, हाँ एकदम सही बोले गए हो, कहाँ गया, पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू बैंक, COS टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, परफेक्ट, उसको कॉस्टिंग पीरियड में पूरा बैलेंस आता है लास्ट। बिल्कुल। COS का जो फाइनल बैलेंस आता है, देखो ये भी मैंने बताया था, कहाँ गया, देखो COS जब आप बनाते हो तो यहाँ पे 3 जो चीजें आती हैं, एक फिनिश गुड्स का अमाउंट आता है, एक एडमिन ओवरहेड आता है जनरल वाला, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो क्या इसका टोटल निकाल पाओगे? हाँ बिल्कुल, आप जो हुआ है तीनों उसको ऐड कर देना, बिल्कुल ऐड कर दो कॉस्टिंग बिल के डेबिट में, ऐसे इस तरीके से दिखा देना ना, टू कॉस्ट का से लिखना, और जो भी ये तीनों है अमाउंट, अगर है एडमिन का देख लो, जनरल है एडमिन वाला, उस COS का जो ब्रैकेट में वो ऐड कर दिए, ये ऐसा जो भी है इसको ऐड कर एक मिनट नीचे ये हाँ, इसका ये है, और जो भी जाएगा बाय कॉस्टिंग पीरियड में चले जाएगा। हाँ प्रोडक्शन जो जॉब कर रहे हैं हाँ, उसको WIP में क्यों डाल रहे हैं, प्रोडक्शन में क्यों नहीं डाल रहे हैं? प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में कैसे एब्जॉर्ब करोगे? प्रोडक्शन को ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस वाला बोलोगे क्या? ये वाला प्रोडक्शन ओवरहेड की बात किया है। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आपने डायरेक्ट वेजेस का 150% निकाल तो लिया, 30,000 आया होगा। 30,000 क्या है अमाउंट, किस चीज का अमाउंट है वो? प्रोडक्शन ओवरहेड का है, जो कि कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है, तो एंट्री क्या होगी? वेजेस नहीं है वो, वेजेस का 150% निकाले, वो वही जो हम कब से पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वो दिया हुआ है, हमने निकाल दिया। सर हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इसका एंट्री क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश बैंक, बिल्कुल, और उसके बाद WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड, उसका अमाउंट क्या होगा? सेकंड वाला जो आपने एंट्री बोला उसका अमाउंट क्या होगा? फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन में दिया होगा, जो आपने फर्स्ट बोला प्रोडक्शन ओवरहेड टू वो, हाँ तो ये 12,000 दिख रहा है, ठीक, लेकिन जो सेकंड एंट्री है WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करने का, उसमें अमाउंट क्या आएगा? अच्छा ये 30,000 इस सेंटेंस के हिसाब से, हाँ 30,000, क्योंकि बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, जब आप प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करोगे भाई WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड, तो करोगे 150% ऑफ वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। तो 20,000 था डायरेक्ट वेजेस, हाँ 20,000 था, उसका 150% 30,000,
30,000 से वो एंट्री होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड का बैलेंस बनाना इसमें हमको क्या उसका ओपनिंग बैलेंस दिया था? हाँ दिया तो था, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, एक बार कंफर्म करते हैं। प्रॉफिट आ जा रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड। ये ओवर एब्जॉर्प्शन में डाल रहा है। तो प्रीपेड कॉम्प्लिकेट, एक सेकेंड कैसे हुआ बताओ? मैंने मतलब ये सुनो मैं क्या बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड में कब क्लोजिंग बैलेंस आएगा कब नहीं आएगा बताओ? तो क्या यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड का? कोई बोलेगा ये दिया हुआ, ये तो प्रीपेड है। जो नॉर्मली अभी तो पहले का 2-3 क्वेश्चन बनाया वो प्रीपेड थोड़ी होता था। ओपनिंग बैलेंस है प्रोडक्शन ओवरहेड का, प्रीपेड थोड़ी है वो, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं होता था। तो अगर आप मेरे से पूछोगे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है क्या प्रोडक्शन ओवरहेड का? नहीं है। तो क्लोजिंग होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ जाएगा डिफरेंस? अरे तो क्रेडिट साइड दिया होता तो आउटस्टैंडिंग होता। हाँ आउटस्टैंडिंग जब तक लिखेगा नहीं तो कैसे? अगर आपको डेबिट क्रेडिट दिया है, जो पहले आप क्वेश्चन बनाए हो, सुनो पहले जो क्वेश्चन बनाया प्रोडक्शन ओवरहेड का देता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग है, वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है जो कि हम कॉस्टिंग पेल में नहीं दिखाए थे, इसलिए वो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। अभी ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग भी नहीं आएगा। आप बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे नहीं कर सकते। बैलेंस ब्रॉट डाउन वो प्रीपेड का है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मत लो। उसको प्रीपेड अलग चीज, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अलग चीज हो जाता है ना। जो अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग देता था, ओपनिंग वैसा नहीं दिया हुआ है, तो हम क्लोजिंग भी नहीं लाएंगे। कहाँ डालेंगे क्लोजिंग? जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, वो लिखा भी है, लेकिन पता कैसे चला? शॉर्टकट से बताओ कि पता कैसे लगा कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? शॉर्टकट बताओ मेरे को बस, क्योंकि अमाउंट बहुत सारा है। क्या शॉर्टकट लगाओगे कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे पता चलेगा? डेबिट साइड आया। हाँ तो डेबिट तो लॉस फिर- के साथ डेबिट साइड आता है। लेकिन ओवर एब्जॉर्प्शन तो प्रॉफिट होता है। बैलेंस डेबिट साइड है तो प्रॉफिट ही हाँ बिल्कुल। इसकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी सोचो ना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हाँ इस चीज की जनरल एंट्री क्या हुई होगी? हाँ वो ओवर एब्जॉर्प्शन की होती है। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, वो एंट्री किसकी होती है? हमेशा ओवर एब्जॉर्प्शन की होती है, जहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट होता है। कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में दिखाओगे बाय प्रोडक्शन। 4 पेज दिखेगा मेरे को यहाँ से, मिटाओ उसको बैठ के। अरे ये बहुत पहले का 26,000 का आ रहा है कॉस्टिंग 1,000 आएगा है। अमाउंट देखो क्या क्या है। किसने कॉस्टिंग अच्छा ऐसा बताओ, क्या प्रॉफिट मतलब वो? प्रोडक्शन का 1,000 आ रहा है। हाँ हाँ 26 क्या ये सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल आंसर? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओएच में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ एब्जॉर्ब होता है? कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ आगे ट्रांसफर होता है? ये जब आप यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ सेल दिखाओगे ना तो सीधा 86 दिखाना, ये टाइम पास मत करना। मैं तो सीधा मैंने लिखाया भी तो मैंने सामने क्यों नहीं रहते हो? ये देखो कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में आता है टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट तो आप बना नहीं गए हो, फिर अमाउंट कैसे आएगा? जो भी दिया होगा फिर क्या क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल में? क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स आता है, जनरल वाला एडमिन आता है और सेल्स तीनों को ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ सेल। ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये 80 है, 86 दिखाना। सभी सीएस में तो भी रिपोर्टिंग के लिए जाएगा, तो भी तो वही चेंज होते हैं। दो बार कैसे होगा? कॉस्टिंग पीएल में आपके पास क्वेश्चन है? हाँ है। तो ये सीएस के नाम से क्या चीज का? ये आखिरी 3 घंटे वो करवा आपका ये डेबिट नहीं जा रहा है, ये डेबिट ये 80 65 और 40 देखो ये क्या बोले? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब ऐसे इमेजिन करो ना, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना? फिनिश गुड्स ही होगा ऑब्वियसली, हाँ है ना? तो COGS टू फिनिश गुड्स ठीक है, फिर COGS से आगे कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कॉस्ट ऑफ सेल तो आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको ये 2 एंट्री करना पड़ेगा, उसके बजाय देखो ये COGS डेबिट COGS क्रेडिट कट जाएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, COGS डेबिट टू FG हो जाएगा सीधा, है ना? तो यहाँ पे फिनिश गुड्स में लिखेंगे ना हाँ फिनिश गुड्स में आएगा ये क्रेडिट साइड पे बाय बाय, कॉस्ट हाँ
ऑफ सेल्स सेल, सीधा उसी में ट्रांसफर कर दिया। 80,000 80,000 ठीक है। फिर अब लास्ट, हाँ बिल्कुल, नेट प्रॉफिट लिखना। और बस ये इतना ही होगा इसमें। हाँ ये इतना ही खत्म। और अच्छा तो उससे गया ना, फिनिश गुड्स हमने दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ सेल हम बना Cost लिए of sale है, यहाँ पे ब्रैकेट में 80,000 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल बनाते तो उसके डेबिट में दिखाते, और वहाँ से वो कॉस्टिंग पीएल में आता, तो हाँ यहाँ जोड़ दिए, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये दोनों ट्रीटमेंट हो गया, हर चीज़ का दो ट्रीटमेंट हो गया। अब इसमें आते हैं, सोचो एक बार पढ़ो क्या बोल रहे हैं। Cost of goods completed and transferred to finished goods during the month। मतलब तो वही है, WIP से finished goods में गया। एंट्री, तो ये अपना finished goods debit to WIP। बिल्कुल फिनिश गुड्स के डेबिट में तो WIP, टू बैलेंस देता हूँ। फिनिश गुड्स का बैलेंस BT है 35,000। 35। तो WIP कितना था? 65। WIP का अच्छा वो नीचे वाला, हाँ 65 है वो। टू WIP में 60 है, WIP क्रेडिट में बाय फिनिश गुड्स 65। लास्ट, फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट एंड ऑफ द मंथ। ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ हो गया खत्म। अब क्लोज करना चालू करो इसी सीक्वेंस में, सबसे पहले स्टोर क्लोज होना चाहिए, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स। हाँ। नहीं WIP है ना, पहले स्टोर पहले स्टॉक। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड करना। बोले कैसे, ऐसे पहचान कैसे करूँ मैं, क्योंकि देखो स्टोर का तो WIP में जाता है, ठीक है, तो वो क्लोज पहले करना। तो अब बोलोगे सर ठीक है ना WIP अब क्लोज करते हैं, लेकिन नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट भी WIP में, अच्छा वो जा चुका है, हाँ ये जा चुका है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एक ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। चलो आज का होमवर्क मैं भी बताता हूँ। अरे खत्म करने बोल रहे हो। कोई सुनता नहीं मेरी बात, 60 सेकंड लगेगा होमवर्क करने में। सीक्वेंस आपको बताना है कि किस सीक्वेंस में अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। आपने 10 स्टॉक लेजर बना तो लिए, किस सीक्वेंस में उसको क्लोज करोगे, क्योंकि कहाँ का बैलेंस कहीं जाता है, कहीं से कहीं जाता है, तो आपको सीक्वेंस स्टोर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो स्टोर से करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, घर से आराम से सोच के आना। सुनो जितने यहाँ पे तो 5 ही अकाउंट है, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल आपको अगर 10-12 लेजर बनाने बोल दिया, मतलब सबका लेजर बनाना है आपको, स्टोर, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, जो कॉस्ट शीट में करते हैं लाइन से बता देंगे, यहाँ से खत्म होगा। कल बना के लाना, सब लोग सीक्वेंस बना के बताना मेरे को। एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, की पॉइंट तो बता दिया। की पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट सीक्वेंस चाहिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस चाहिए। बैड डेट्स ब्रह्मास्त्र बता दिया मुझे। इस क्वेश्चन का मैंने बता दिया भाई को। पता चल गया। ये वाले इस क्वेश्चन सीक्वेंस में अभी पॉइंट चलेगा। मेरे तरफ से हो गया है, अब जो बचा है तुम लोग के क्वेश्चन पे। वही स्कैनर है और CSS ए आधे लोग का ये भी खत्म नहीं हुआ है, कर क्या ना टाइम हो जाता है। ये बच्चे लोग करेंगे। कल ABC चेक करूंगा पूरा 11 क्वेश्चन।